So hello and warm welcome to everyone. This is Jaisil. So आज हम रिवाइज करेंगे आपका सेकंड चैप्टर दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एंड काफी छोटा चैप्टर है तो हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, बट इसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चैप्टर को भी हम अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल उठता है कि किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि किसी पर्सन की टोटल इनकम निकालने से पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है कि वो पर्सन इंडिया के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। बिकॉज उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे ही आपको ये मालूम होगा कि उसकी टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। बिकॉज लॉ मेकर्स ने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट बन गया तो उसके हाथ में पूरी वर्ल्ड की इनकम यानी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है तो उसके हाथ में केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो इसलिए यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, और इसके अलावा हर एक पर्सन का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो एवरी प्रीवियस ईयर निकाला जाता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने यहाँ पे ये लिखा है कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया के बेस पे निकाला जाएगा, यानी वो इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिनों के लिए रहा है उसके बेस पे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जब भी हम यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो हम करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक कंडीशन में आपको क्या दिया है कि अगर उस इंडिविजुअल का करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है, या फिर दूसरा बेसिक कंडीशन आपको दिया गया है कि स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। यानी करंट प्रीवियस ईयर में अगर उसका स्टे इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा है एंड पिछले 4 साल में उसका इंडिया में स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का मतलब है करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके इमीडिएट पिछले 4 साल को ले लीजिए। तो अगर उस इंडिविजुअल ने ये दो में से अगर एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो फिर वो इंडिविजुअल इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल ये दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी ना तो पहला बेसिक कंडीशन ना तो दूसरा बेसिक कंडीशन, तो फिर वो इंडिविजुअल इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी वो RNOR है या फिर R बट NOR है। अब इसके लिए यहाँ पे आपको लॉ मेकर्स ने सेक्शन 6(6) में दो एडिशनल कंडीशंस दी है कि अगर वो इंडिविजुअल ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो फिर वो बन जाएगा RNOR यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएगा R बट NOR। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे आपको कौन सी एडिशनल कंडीशंस दी गई है अंडर सेक्शन 6(6)। तो सबसे पहला एडिशनल कंडीशन आपको दिया है कि इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। अब लास्ट 10 प्रीवियस ईयर का मतलब है करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए और उसके इमीडिएट पिछले 10 साल को ले लीजिए। तो अगर वो इंडिविजुअल पिछले 10 साल में से किसी भी एटलीस्ट 2 साल के लिए वो इंडिया का रेसिडेंट था। एंड दूसरा एडिशनल कंडीशन आपको दिया गया कि इफ सच इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, यानी उस इंडिविजुअल का पिछले 7 साल में इंडिया में जो स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर उस इंडिविजुअल ने ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो वो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है सर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं टू सेकंड बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1). इसका मतलब यहाँ पे आपको टोटल ऐसे 3 केसेस दे रखे हैं जिसमें आपकी जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी ना सेक्शन 6(1) की, दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, वो सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे इन 3 केसेस में नहीं लगेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 केसेस में अगर आपका जो इंडिया में स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है, यानी अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया तभी आप इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको कौन से 3 केसेस दिए गए। सबसे पहले आपको दिया गया एनी इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अब ये क्रू मेंबर का मतलब क्या है कि जो भी लोग उस शिप या वेसल पे काम कर रहे हैं ना उसे क्रू मेंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है वो अगर किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा।
सेकंड केस आपको दिया गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब मान लो वो इंडिया के बाहर अपना कोई जॉब करने जा रहा है या फिर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। इसके अलावा थर्ड केस आपको क्या दिया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहा है, यानी मान लो वो कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशन कर रहा है या फिर मान लो इंडिया के बाहर वो अपना जॉब कर रहा है और वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। विजिट का मतलब मान लो वो घूमने के लिए आ रहा है और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से उसकी जो टोटल इनकम है, यानी इनकम अदर देन फॉरेन इनकम को छोड़ दीजिए, इंडिया में से जो उसकी टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख तक है, तो फिर उस केस में यहाँ पे उस इंडिविजुअल के लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वापस से हम ये रिवाइज करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे 3 केसेस दिए गए जिसमें आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी सर। कौन से 3 केसेस? सबसे पहला दिया गया था एनी इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। दूसरा केस दिया गया था एनी इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तीसरा केस आपको दिया गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहा है लेकिन वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और उसकी इंडिया में से जो टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख तक ही है, तो उस केस में यहाँ पे आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी सर। ठीक है सर। लेकिन सर ये थर्ड केस में अगर उस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो इंडिया में से जो टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल किया जाएगा। लेकिन उस केस में आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन थोड़ी सी मॉडिफाई की गई है कि जो आपका करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है वो 60 डेज की जगह 120 डेज लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी 2 बेसिक कंडीशन क्या बनेगी? पहला बेसिक कंडीशन तो सेम ही रहेगा, स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरा बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई करिए, स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब ये 120 डेज सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस के लिए किया जाएगा, बाकी नॉर्मली सभी इंडिविजुअल के लिए जब भी हम सेक्शन 61 में बेसिक कंडीशंस देखेंगे तो उसमें आपका सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज ही लिया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर उस इंडिविजुअल का करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है वो अगर 120 डेज या उससे ज्यादा है बट 182 डेज से कम है एंड पिछले 4 साल में जो उसका इंडिया में स्टे है वो अगर 365 डेज या उससे ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया लेकिन उसने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने ये लिखा है कि वो इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट तो बन जाएगा लेकिन वो सीधा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, यानी उसे आर बट एनओआर मान लिया जाएगा। यहाँ पे आपको सेक्शन 66 की कोई भी एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमें ये पता है कि कोई इंडिविजुअल सेक्शन 61 की एटलीस्ट 8 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो आर एन ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है, उसके लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है सेक्शन 66 की, लेकिन यहाँ पे ये एडिशनल कंडीशन नहीं लगेगी सर। ठीक है सर। ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया कि जब भी आप नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो उसके लिए आपको जो डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल वो दोनों आपके इंडिया में माने जाएंगे, यानी जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाएंगे और जिस दिन वापस से आप इंडिया में आएंगे वो दोनों दिन आपके इंडिया में माने जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड आपको दिया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, तो अगर कोई इंडिविजुअल अगर उसका खुद का या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये तीनों कंट्रीज एक ही थे 1947 से पहले। ठीक है सर। उसके बाद आपको तीसरा दिया गया कि जो आपका पीरियड ऑफ स्टे है वो कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, यानी फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपका सेक्शन 61 में जो पहला बेसिक कंडीशन था कि जिसमें आपका इंडिया में स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, अब वो 182 डेज का जो स्टे पीरियड है वो कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, यानी पूरे साल में 365 डेज में से किसी भी 182 डेज के लिए अगर आप इंडिया में थे तो फिर वो चल जाएगा सर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया कि जो आपका स्टे इन इंडिया इट विल ऑल्सो इंक्लूड द स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब ये टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है कि जो आपका इंडियन कोस्ट लाइन है यानी इंडिया का जो समुद्र किनारा है वहां से आपका 12 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र है वो आपका टेरिटोरियल वाटर्स माना जाता है, और अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स में थे किसी दिन तो वो भी आपका स्टे इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सर्कुलर या क्लेरिफिकेशन दिया गया। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो किसी फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है तो उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कैसे निकालेंगे, बिकॉज आपको ये मालूम होगा कि जब भी आप किसी शिप को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर होना पड़ता है जिसे शॉर्ट में सीडीसी कहा जाता है। अब इसमें क्या लिखा जाता है कि जिस दिन आपने उस शिप को ज्वाइन किया और जिस दिन वापस से आप उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहे हैं वो दोनों डेट उस सर्टिफिकेट में एंटर की जाती है।
अब यहाँ पे लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है और वो किसी फॉरेन बाउंड शिप का अगर क्रू मेंबर है, अब फॉरेन बाउंड शिप का मतलब क्या है कि कोई ऐसी शिप जो इंडिया के किसी पोर्ट से निकली है और जिसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, या फिर वाइस वर्सा कि वो इंडिया के बाहर से किसी पोर्ट से निकली थी और जिसका डेस्टिनेशन इंडिया में है, तो वो फॉरेन बाउंड शिप मानी जाएगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है और किसी फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है जो शिप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रही है, तो उस इंडिविजुअल का जब आप पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो उसमें से आपको कुछ पीरियड एक्सक्लूड करना होगा। कौन सा पीरियड? कि जिस दिन उस इंडिविजुअल ने उस शिप को ज्वाइन किया उस दिन से लेके जिस दिन वो वापस उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहा है उतना पीरियड उसका इंडिया के बाहर माना जाएगा। यानी जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया एंड जिस दिन वो वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहा है वो दोनों डेट एंड उसके बीच का जितना पीरियड है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। ठीक है सर। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है डीम्ड रेसिडेंट का अंडर सेक्शन 61 है। अब इसमें क्या दिया गया है, आपको मैंने सेक्शन 61 में ये बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो आइडियली उसे नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट डाला है डीम्ड रेसिडेंट का। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है उसने सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उसकी टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है और वो पर्सन किसी और कंट्री या टेरिटरी में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, यानी और कोई भी कंट्री में उसका टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रहा है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट ने उसे धर लिया। ये बताया कि भले ही तूने सेक्शन 61 में दी गई कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, लेकिन बिकॉज तेरी इंडिया में से जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है और कोई भी कंट्री में तेरा टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, तो इसलिए तू इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसे हमेशा आर बट एनओआर माना जाएगा, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर। उसके अलावा अगर मान लो कोई इंडिविजुअल डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है तो उसके लिए आपको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 61 में दी गई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से अगर रेसिडेंट बन रहा है तो उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन चेक करना होगा फॉर डिसाइडिंग कि वो आर एन ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। तो उस केस में हम यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे। ठीक है सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर इनाम का एक व्यक्ति जो एक यूट्यूबर है जो एक्चुअली दुबई में रहता है, लेकिन उसने इंडिया में भी सिटीजनशिप ले रखी है, यानी वो इंडियन सिटीजन भी है। अब करंट प्रीवियस ईयर में उसने अपनी यूट्यूब चैनल में से इंडियन एडवर्टाइजर और जो इंडिया के व्यूअर्स है उनके थ्रू इनकम कमाई है 25 लाख की, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी बिकॉज इसका जो सोर्स है वो इंडिया में है। यस सर। अब उसका दुबई या किसी भी और कंट्री में टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, तो उस पर्सन को इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा बिकॉज वो सेक्शन 61 में दी गई तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा बिकॉज वो दुबई में रहता है, और इसके अलावा बिकॉज उसकी जो टोटल इनकम इंडिया में से वो 15 लाख से ज्यादा है और दूसरी कोई भी कंट्री में उसकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे उसको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा और उसको आर बट इन आर माना जाएगा एज पर सेक्शन 61 है। ठीक है सर। यस सर। तो ये हमने देखा कि किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, वो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपको दिया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अब एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स कहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स का मतलब क्या है कि उस एचयूएफ के जो बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी रिलेटेड या कमर्शियल डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स माना जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स अगर होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर उस एचयूएफ को इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स अगर पूरा इंडिया के बाहर है तो फिर उस केस में उस एचयूएफ को इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं तो उसमें अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ इंडिया के रेसिडेंट बन गए तो फिर उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ इंडिया के लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी आर एन ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए ही देखना है। बाकी के एसएससी के लिए आपके लिए दो ही कैटेगरी रहेगी, या तो वो रेसिडेंट बनेंगे या तो वो नॉन रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स अगर होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर उस एचयूएफ को इंडिया के लिए रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर है तो फिर उस एचयूएफ को इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अगर वो एचयूएफ इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन गया फिर तो कहानी खत्म, उसके बाद आपको कुछ भी चेक नहीं करना। लेकिन अगर वो एचयूएफ इंडिया के लिए रेसिडेंट पर्सन बन गया तो उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि वो एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी वो आर एन ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि उस एचयूएफ का जो कर्ता है वो सेक्शन 66 में दी गई अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर उस केस में वो एचयूएफ आपका आर एन ओ आर बन जाएगा, अदरवाइज वो आर बट एन ओ आर बन जाएगा। ठीक है सर।
उसके बाद पार्टनरशिप ऑफ एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी सेम प्रोविजन दिया गया कि अगर उनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स अगर वो हुल्ली और पार्टली इंडिया में है तो फिर वो रेसिडेंट पर्सन माने जाएंगे, और अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पे कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे वो आपको सेक्शन 63 में दिया। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जितनी भी इंडियन कंपनीज है ना वो तो इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट द फॉरेन कंपनीज? फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए रेसिडेंट मानी जाएगी या नॉन रेसिडेंट? तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि उस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, जिसे मैंने शॉर्ट में पोयम लिखा है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए रेसिडेंट मानी जाएगी, लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो फिर वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो जिस पर्टिकुलर प्लेस से उस फॉरेन कंपनी के की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं ना वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे सीबीडीटी ने 2017 में गाइडलाइन इश्यू की है, लेकिन वो गाइडलाइन आपके सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल लेवल पे डिस्कस की जाती है सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि उस फॉरेन कंपनी का पोएम कहाँ पे है। अगर उस फॉरेन कंपनी का जो पोएम अगर इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए रेसिडेंट मानी जाएगी, अगर उसका पोएम इंडिया के बाहर है तो फिर वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सभी एसएससी के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा उसके प्रोविजन हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते आगे आपको दिया गया है सेक्शन 5 दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि किस पर्सन के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसके पहले मैंने आपकी टोटल इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो आपकी इंडियन इनकम, दूसरी आपकी फॉरेन इनकम, बिकॉज दो ही टाइप्स की इनकम होगी, या तो इंडियन इनकम या तो फॉरेन इनकम। अब सर ये इंडियन इनकम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने ये लिखा है द इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया, यानी जो इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, इंडिया में अराइज हुई है, वो तो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब सर ये इनकम अक्रू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस इनकम का सोर्स कहाँ पे है, वो इनकम जनरेट कहाँ पे हुई है। अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आप सैलरी इनकम कमा रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं। अगर वो जॉब आप इंडिया में कर रहे हैं तो वो सैलरी इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हो रही है। इसके अलावा मान लो आपने किसी को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो रेंटल इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कमा रहे हैं, तो वो बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो वो बिजनेस की इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। इसके अलावा मान लो आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल असेट अगर इंडिया में लोकेटेड है तो फिर वो कैपिटल गेन्स की इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। अगर हम अदर सोर्स की इनकम की बात करें तो मान लो आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, बिकॉज वो आपको इंडियन कंपनी से मिला। अगर मान लो आपको किसी बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट, तो वो अगर इंडियन बैंक से मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनकम का सोर्स इंडिया में है तो फिर वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, लेकिन वो पहली बार सीधा आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है और उसे भी इंडियन इनकम माना जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं नेपाल में गया और नेपाल में मैंने इंस्टीट्यूट के लिए लेक्चर्स लिए। अब उन लेक्चर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने मुझे जो पेमेंट किया वो पेमेंट डायरेक्टली मुझे इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में मिल रहा है, तो मैंने जो सर्विस परफॉर्म की थी वो तो इंडिया के बाहर की थी, तो मेरी जो इनकम अक्रू हुई वो तो इंडिया के बाहर हुई, लेकिन मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे डायरेक्टली मुझे इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में मिल रहे हैं ना, तो वो मेरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी और वो भी इंडियन इनकम कहा जाएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी इनकम रहेगी जो आपको देख के लगेगा कि ये इंडिया में अक्रूड नहीं हुई है, बट इट शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब सर ऐसी कौन सी इनकम है जिसे मान लिया जाएगा कि ये इंडिया में अक्रू हुई है? ये आपको सेक्शन 9 में दे रखा है, वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे बट इन द लेटर पार्ट। ठीक है सर। और इसके अलावा कुछ ऐसी इनकम रहेगी जो आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हुए बट इट शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और उसे भी इंडियन इनकम कहा जाएगा। ठीक है सर, वो आपको सेक्शन 7 में दे रखा है। अब इसके बाद फॉरेन इनकम का मतलब क्या है? तो जो आपकी इनकम इंडियन इनकम नहीं है वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है तो फिर वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर, अब हमने ये देख लिया कि इंडियन इनकम किसे कहा जाएगा और फॉरेन इनकम किसे कहा जाएगा। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे सर कि हम ये देखेंगे कि किस पर्सन के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल या एचएफ के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी वो RNOR है या फिर R बट NOR है। तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो RNOR, दूसरा R बट NOR एंड तीसरा आपका नॉन रेसिडेंट। अब हम ये देखते हैं कि किसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है। तो सबसे पहले जो इंडियन इनकम है ना वो तो सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो पर्सन RNOR हो, चाहे वो R बट NOR हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो। इंडियन इनकम तो सभी के लिए टैक्सेबल है। ठीक है सर।
अब इसके बाद जो फॉरेन इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल है? तो फॉरेन इनकम को मैंने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। एक तो आपका फॉरेन इनकम है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया के बाहर कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो जो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है वो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो वो फॉरेन इनकम है। तो ये जो फॉरेन इनकम है ना, ये आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल है, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है सर। और उसके अलावा बाकी जो फॉरेन इनकम है ना, वो सिर्फ आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल है, वो आर बट एन ओ आर एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। सर ये कुछ भी याद नहीं रहा, अब आपको याद रहेगा। आप वर्टिकल वे में याद रखिए कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, तो उसके हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम यानी पूरी वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, और फॉरेन इनकम में सारी फॉरेन इनकम। और यही तो चीज मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट बन गया तो उसके हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है यानी आर बट एनओआर है, तो उसके लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन फॉरेन इनकम में से एक ही फॉरेन इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी। कौन सी? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। लेकिन बाकी की फॉरेन इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। और अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है तो उसके हाथ में ओनली इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। फॉरेन की कोई भी इनकम उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब ये तो बात हो गई हमारी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की। अब बाकी के जो असेसी है लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, एओपीबीआई या एलएलपी या लोकल अथॉरिटी या कंपनीज वगैरह, उनके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस? अब उसमें तो यहाँ पे दो ही कैटेगरी रहेगी, एक तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट बन गया तो उसके हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल की जाएगी, यानी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है तो उसके हाथ में ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए, उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या दिया कि अगर कोई इनकम किसी पर्सन की टोटल इनकम में इंक्लूड की जा रही है एंड टैक्सेबल की जा रही है ऑन द अक्रूवल बेसिस, तो जब बाद में आपको वो इनकम एक्चुअली रिसीव होगी ना, तो वापस से वो टैक्सेबल नहीं की जाएगी, बाकी तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। यस सर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है, कि अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है लेकिन वो इनकम सीधा पहली बार आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, तो फिर वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई एंड रिसीव भी इंडिया के बाहर हो गई और उसके बाद आपने वो पैसे इंडिया में रिमिट किए, तो फिर वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होने के बाद पहली बार सीधा आपको इंडिया में मिल रही है, तभी वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। और इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था कि इनकम अक्रूज और अराइज इन इंडिया का मतलब यह है कि अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया में है तो फिर वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद आपको सेक्शन 7 में कुछ ऐसी इनकम दे रखी है विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी ये इनकम आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हो रही है लेकिन ये मान लिया जाएगा कि आपको रिसीव हो गई और ये आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? तो सबसे पहले आपको ये दिया गया, आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें से आपको 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जेम्पशन दिया जाता है और उसके ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाता है। अब आपको ये लगेगा कि सर ये कंट्रीब्यूशन तो प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, ये थोड़ी ना हमें एक्चुअली रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब से वो अमाउंट आपका डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा और ये अभी टैक्सेबल किया जाएगा। उसके अलावा जो आपका आरपीएफ में बैलेंस है उसमें हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है उसमें से 9.5% पर एनम तक का जो इंटरेस्ट है वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो आपके लिए अभी टैक्सेबल किया जाएगा बिकॉज वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड इनकम क्या दी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जो आपको एटीसीसीडी में दिया गया उस पेंशन स्कीम में जितना कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए अभी टैक्सेबल किया जाएगा बिकॉज वो उसके लिए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है सर। और इसके अलावा अगर आपका यूआरपीएफ का बैलेंस अगर आरपीएफ में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें से जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर जितना इंटरेस्ट जमा हुआ है उतना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए अभी टैक्सेबल किया जाएगा, भले ही उसे एक्चुअली अभी रिसीव नहीं हो रहा है लेकिन उसके लिए वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर। अब अगला पार्ट आपको दिया है सेक्शन 9 दैट इज इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इनकम दे रखी है जिसे देख के आपको ये लगेगा कि ये इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हुई है, बट इट शाल बी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, यानी ये मान लिया जाएगा कि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है और इंडिया में आपको टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे कौन कौन सी इनकम है जिसे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा? तो सबसे पहले आपको सेक्शन 9(1) में दिया है एनी इनकम विच इज अक्रूड और अराइज थ्रू द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यानी इंडिया में अगर कोई बिजनेस कनेक्शन की वजह से आपको इनकम हो रहा है तो वो इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है? अब लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में बिजनेस कनेक्शन को डिफाइन किया गया था लेकिन इस साल से इसे निकाल दिया गया है, अब ये फाइनल लेवल पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या। मान लो कोई एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसने क्या किया, इंडिया में अपना कोई एजेंट अपॉइंट किया,
वो एजेंट क्या कर रहा है, वो एजेंट उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के बिहाफ पे अगर कोई ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, या फिर वो एजेंट उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के बिहाफ पे इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, या फिर वो एजेंट उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के बिहाफ पे इंडिया में कोई स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है और उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के कहे अनुसार इंडिया में उस स्टॉक की डिलीवरी कर रहा है, तो उस केस में उस नॉन रेसिडेंट पर्सन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से उसने जितनी भी इनकम इंडिया से कमाई वो इनकम उसकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन की वजह से जितना इनकम हुआ वो इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे और उसमें यह कहा गया कि इन 4 केसेस में आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनेगा, यानी एक प्रकार से आपकी इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस दिए, सबसे पहले आपको दिया गया परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या, मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसने क्या किया, इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट किया। अब वो जो इंडिया में पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में से गुड्स परचेज कर रहा है और वो सीधा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ इस एक्टिविटी की वजह से उस नॉन रेसिडेंट पर्सन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड केस क्या दिया, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अब इसका मतलब क्या, मान लो फॉर एन एग्जांपल एक फॉरेन की न्यूज एजेंसी है, अब उनके जो एजेंट्स है वो इंडिया में काम कर रहे हैं और वो एजेंट क्या करते हैं, वो इंडिया में से न्यूज एंड व्यूज वगैरह कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो अपनी न्यूज एजेंसी को इंडिया के बाहर भेज देते हैं। उसके बाद वो न्यूज एजेंसी अपनी न्यूज चैनल पे वो जो न्यूज है वो चलाती है सर। तो सिर्फ इस एक्टिविटी की वजह से उस न्यूज एजेंसी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड केस आपको क्या दिया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई फिल्म या मूवीज वगैरह शूट करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद वो वापस से चले जाएंगे, तो क्या इस एक्टिविटी की वजह से इंडिया में उनका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और जो फिल्म या मूवीज में से उन्होंने जो इनकम कमाई वो इनकम क्या डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी? आंसर इज नो। सिर्फ शूटिंग की एक्टिविटी की वजह से उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है सर। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो फिर वो इंडिया के लिए नॉन सिटीजन होना चाहिए। अगर वो नॉन रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जितने भी पार्टनर्स है वो नॉन रेसिडेंट एंड नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है वो नॉन इंडियन सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है सर। और उसके बाद फोर्थ केस आपको क्या दिया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जो डायमंड के माइनिंग के बिजनेस में है वो इंडिया में आके क्या कर रहे हैं, वो उनके जो अनकट या अनअसॉर्टेड डायमंड जिसे रो डायमंड कहा जाता है, तो वो उन डायमंड की डिस्प्ले एक्टिविटी सिर्फ कर रही है, यानी वो फॉरेन कंपनी इंडिया में आके वो डायमंड बेच नहीं रही, वो सिर्फ उसकी डिस्प्ले एक्टिविटी कर रही है, तो फिर उस एक्टिविटी की वजह से उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनेगा। ठीक है सर। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन 4 केस में किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनेगा और इनकी वजह से कोई इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। अब जब मैंने सेक्शन 91 क्लोज नंबर 1 की बात की तो उसमें 2 और इनकम कवर की गई है जिसे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है। कौन सी? एक तो दिया गया है कि इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और असेट और सोर्स ऑफ इनकम विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी या असेट इंडिया में लोकेटेड है तो उसमें से आपको जो इनकम मिलेगी वो आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है स्टीवन स्मिथ जो एक फॉरेनर है, इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है। यस सर। अब मान लो उसका इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया, तो वो जो रेंटल इनकम वो कमाएगा ना, वो इनकम उसकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी बिकॉज वो प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है सर। इसके अलावा एक और इनकम यहाँ पे आपको दी है कि अगर आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की जो कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है और उस कैपिटल असेट के ट्रांसफर करने पे आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल गेन्स की इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, भले ही उस कैपिटल असेट के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आप इंडिया में ट्रांसफर किए गए या इंडिया के बाहर ट्रांसफर किए गए, उसके लिए जो कंसीडरेशन मिला वो इंडिया में मिला या इंडिया के बाहर मिला, वो कैपिटल गेन्स की इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी बिकॉज वो कैपिटल असेट आपकी इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है सर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए रिकी पोंटिंग नाम का एक व्यक्ति है जो इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है, उसका मान लो मुंबई में एक बंगलो है। अब उसने क्या किया, वो जो बंगलो था उसने मान लो ब्रेटली को बेच दिया। अब वो जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर किया ना उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मान लो उसने ऑस्ट्रेलिया में ही ट्रांसफर कर दिए। जो रिकी पोंटिंग को जो पेमेंट मिला ब्रेटली से वो भी मान लो ऑस्ट्रेलिया में मिल गया, लेकिन फिर भी बिकॉज वो प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड था ना, तो जो कैपिटल गेन्स की इनकम रिकी पोंटिंग को होगी ना वो उसकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और उस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज नंबर 2 में कौन सी इनकम दी है कि अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की है तो उसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, भले ही वो सैलरी जो आपको मिल रही है वो जब आप जॉब कर रहे हैं तब मिल रही है या फिर आपके रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, लाइक लीव सैलरी, ग्रेजुटी या पेंशन वगैरह। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर के नाम का एक व्यक्ति है जो इंडिया में जॉब कर रहा है। अब मान लो रिटायरमेंट के बाद वो यूके चला गया, मान लो अब लंदन में रहता है और लंदन में ही उसको मान लो पेंशन मिल रहा है, तो भले ही वो पेंशन आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है बट बिकॉज आपने जो सर्विस रेंडर की थी वो आपने इंडिया में की थी, तो उसलिए यहाँ पे आपका जो पेंशन इनकम है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और उस पर आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। ठीक है सर।
उसके बाद आपको क्लोज नंबर 3 में कौन सी इनकम दी है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, किसके लिए कि जो सर्विस उन्होंने इंडिया के बाहर प्रोवाइड की है उस सर्विस के लिए उनको सैलरी मिल रही है, तो फिर वो सैलरी इनकम भी आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सर यहाँ पे सैलरी तो आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है, फिर भी बिकॉज वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है इसलिए वो आपकी इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के कई सारे ऑफिसर्स जो हमारी इंडियन एम्बेसीज फॉरेन में है वहां पे काम कर रहे हैं, अब उनको जो सैलरी पे की जा रही है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उस केस में भले ही वो सर्विस आपने इंडिया के बाहर रेंडर की है फिर भी वो सैलरी इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और इंडिया में आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। हाँ, लेकिन उनको जो अलाउंसेज या परक्विजिट दिए जाते हैं उसके सामने उनको सेक्शन 10 क्लॉज 7 में एग्जाम्पशन दिया जाता है, वो उनके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर किसी इंडियन कंपनी ने किसी को डिविडेंड पे किया आउटसाइड इंडिया फिर भी वो इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी बिकॉज वो इंडियन कंपनी ने पे किया और वो शेयर होल्डर्स के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद आपको क्लोज नंबर 7 में क्या दिया कि अगर इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को या फिर किसी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन को गिफ्ट दे रहे इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी आप पैसे दे रहे हैं गिफ्ट में, यस सर, तो वो जो गिफ्ट इन द मनी है वो सामने वाले रेसिपिएंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। वो सामने वाला रेसिपिएंट ये नहीं कह सकता कि सर ये गिफ्ट तो हमें इंडिया के बाहर मिला, नहीं, वो इनकम आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी और वो गिफ्ट इन द मनी अगर 50,000 से ज्यादा इन अ प्रीवियस ईयर तो वो आपका आईएफओएस में 56(2)(10) के अंडर टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट जो आपको दिया गया उसमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात की गई है अंडर क्लोज नंबर 5, 6 एंड 7। यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन या फॉरेन कंपनी के लिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करेंगे अंडर सेक्शन 91 क्लोज नंबर 5। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने क्या दिया कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने हमारी गवर्नमेंट को लोन दिया तो हमारी गवर्नमेंट उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए। अब हमारी गवर्नमेंट ने जो लोन लिया वो फंड वो कहीं पे भी यूज करे, इंडिया में यूज करे, इंडिया के बाहर यूज करे और किसी भी पर्पस के लिए यूज करे, वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस नॉन रेसिडेंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर इस नॉन रेसिडेंट पर्सन ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को अगर लोन दिया तो वो रेसिडेंट पर्सन इसको जो इंटरेस्ट पे करेगा वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन उसमें एक आपको एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर जिस रेसिडेंट पर्सन को आपने लोन दिया उसने वो जो अमाउंट है वो इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया या इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज किया तो फिर उस केस में वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो इस नॉन रेसिडेंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। और तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया है कि किसी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन दिया, यानी एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को लोन दे रहा है, यस, और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो अमाउंट बोरो किया वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज कर रहा है तो फिर उस केस में वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो भी इस नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन है जिसने वो अमाउंट बोरो किया वो सिर्फ अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है ना, तभी वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर मान लो उसने जो अमाउंट बोरो किया वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया, मान लो उसने किसी इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो फिर उस केस में वो जो इंटरेस्ट पे करेगा उस लोन पे वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि मान लो मिस्टर स्मिथ नाम का एक व्यक्ति है जो एक नॉन रेसिडेंट है, उसने मान लो हमारी गवर्नमेंट को लोन दिया तो हमारी गवर्नमेंट उस लोन पे जो उसको इंटरेस्ट पे करेगी वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा मान लो मिस्टर स्मिथ ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को, यानी मान लो मुझे लोन दिया, मैं एक इंडिया का रेसिडेंट पर्सन हूं, तो मैं उस लोन पे उसको जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो भी उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन वहां पे आपको एक्सेप्शन क्या दिया गया था कि अगर मान लो मैंने जो अमाउंट बोरो किया वो फंड मैंने इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया या इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज कर लिया तो फिर उस केस में मैं जो उसको इंटरेस्ट पे करूंगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने उसे जो लोन लिया वो अमाउंट मैंने अपने दुबई के बिजनेस में यूज कर लिया तो फिर उस केस में उस लोन पे जो मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। और तीसरा केस आपको क्या दिया था कि किसी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन दिया, तो यहाँ पे मान लो मिस्टर स्मिथ ने मिस्टर एलेक्स को लोन दे दिया और मिस्टर एलेक्स भी इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है और मिस्टर एलेक्स ने जो अमाउंट बोरो किया वो फंड इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया तो फिर उस केस में मिस्टर एलेक्स उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना जो मैंने अभी आपको प्रोविजन में बताया कि अगर मिस्टर एलेक्स ने मान लो जो लोन लिया वो फंड मान लो उसने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया
तो फिर उस केस में वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट वाला पार्ट। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है रॉयल्टी एंड एफटीएस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉयल्टी और एफटीएस का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद हम दोनों के प्रोविजन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज रॉयल्टी एंड एफटीएस के लिए जो डीम्ड अक्रूवल ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो हम उसको एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले रॉयल्टी का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लो कोई नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला या फिर और कोई भी इंटेंजिबल असेट किसी को यूज करने के लिए दिया, तो फिर उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपके लिए रॉयल्टी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को कैपिटल असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, किसी को सेल कर दिया, तो फिर उस केस में जो आपको कंसिडरेशन मिलेगा वो आपके हाथ में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। यानी अगर आपने किसी को इंटेंजिबल असेट का राइट टू यूज ट्रांसफर किया, उसके बदले में जो आपको कंसिडरेशन मिलेगा वो आपका रॉयल्टी माना जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो उस इंटेंजिबल असेट को यूज कैसे किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, तो उसके लिए आपको जो पेमेंट मिलेगा वो भी आपका रॉयल्टी माना जाएगा। इसके अलावा मान लो आपने किसी को टेक्निकल, साइंटिफिक, कमर्शियल या कोई इंडस्ट्रियल नॉलेज या एक्सपीरियंस आपके पास था, वो आपने किसी को प्रोवाइड किया, उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिलेगा वो भी आपका रॉयल्टी माना जाएगा। उसके अलावा अगर आपने किसी को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करने के लिए दिया, तो उसके बदले में आपको जो रेंटल इनकम मिलेगी वो भी आपकी रॉयल्टी मानी जाएगी। ठीक है सर, और उसके अलावा अगर आपने किसी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल किया या उसका राइट टू यूज ट्रांसफर किया, तो उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिलेगा वो भी आपकी रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी। तो ये तो बात हो गई रॉयल्टी इनकम की। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब क्या है, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को मैनेजमेंट या कोई टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस माना जाएगा, जिसे शॉर्ट में एफटीएस कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, रॉयल्टी एंड एफटीएस के लिए जो डीम्ड अक्रूवल ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है कि मान लो किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन या फॉरेन कंपनी ने हमारी गवर्नमेंट को ऐसी कोई सर्विस दी, यानी कोई इनटेंजिबल एसेट यूज करने का राइट दिया या फिर कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की, तो हमारी गवर्नमेंट से उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस मिलेगा वो इस नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा अगर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को ऐसी सर्विस प्रोवाइड की, तो वो रेसिडेंट पर्सन उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करेगा वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन दिया गया है कि सामने वाले रेसिडेंट पर्सन ने वो जो सर्विस रिसीव की, वो सर्विस अगर उसने इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज की या फिर इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो फिर उस केस में वो जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करेगा वो इस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिया है कि किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को ऐसी सर्विस प्रोवाइड की और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो सर्विस इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज की या इंडिया में कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो फिर उस केस में वो जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करेगा वो इस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अरेंज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मालूम होना चाहिए, जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को अगर लोन दिया, तो सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो फंड इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए अगर यूज किया, तभी उस केस में वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन रॉयल्टी और एफटीएस में आपको यह दिया गया है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने ये सर्विस इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया या फिर इंडिया में कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो फिर उस केस में वो जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करेगा वो आपका डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे दोनों पर्पस कवर किए गए कि सामने वाला नॉन रेसिडेंट पर्सन या तो वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए वो सर्विस यूज कर रहा है या फिर दूसरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए वो यूज कर रहा है, ये दोनों केस यहाँ पे कवर किए गए। उस केस में वो रॉयल्टी और एफटीएस डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर, अब इसे भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल कंटिन्यू किया है, बस हम यहाँ पे रॉयल्टी और एफटीएस की बात कर रहे हैं। तो मान लो मिस्टर स्मिथ नाम का एक व्यक्ति है जो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, उसने मान लो ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की हमारी गवर्नमेंट को, यानी कोई इंटेंजिबल एसेट यूज करने का राइट दिया या फिर कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की, तो हमारी गवर्नमेंट से उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस मिलेगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, उसके अलावा अगर मान लो मिस्टर स्मिथ ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की, मान लो मुझे प्रोवाइड की, मैं इंडिया का एक रेसिडेंट पर्सन हूं, तो मैं उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करूंगा वो भी उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन वहां पे एक्सेप्शन क्या दिया गया था कि मान लो मैंने वो जो सर्विस ली वो इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज कर ली या इंडिया के बाहर कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए वो सर्विस यूज की, तो फिर उस केस में मैं उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करूंगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिया है कि अगर मिस्टर स्मिथ ने वो सर्विस किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को, यानी मान लो मिस्टर एलेक्स को प्रोवाइड की
और मिस्टर एलेक्स ने वो सर्विस इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया या फिर दूसरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो फिर मिस्टर एलेक्स उसे जो रॉयल्टी और एफटीएस पे करेगा वो मिस्टर स्मिथ के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रॉयल्टी एंड एफटीएस वाला पार्ट। ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर का भी रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आई होप आपको सारे कंसेप्ट एंड प्रोविजन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बट अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो मुझे व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया। एंड अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले पाए। इसके पहले भी मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन वीडियो डाला, अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम आगे कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे, तो आपका एक छोटा सा टॉपिक बाकी है एग्रीकल्चर इनकम, उसे सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो आपके तीन टॉपिक्स है बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, इन तीनों टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसका क्वेश्चन बैंक वीडियो भी मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम वाला पोर्शन है उसी पे डायरेक्टली हम जंप करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको मेजर पार्ट उसमें से पूछा जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली पहले रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर। तो इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में रिवाइज करेंगे और ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पे आपको फ्रीली प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रिवीजन लेक्चर्स में जो कंसेप्ट नोट्स यूज किए हैं, अगर आपको मेरे कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का एक्सेस चाहिए तो उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है। अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरे कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में। टिल देन गुड बाय।